आज की ब्लॉग कुछ इस हैपाजर्डली होने वाला है। आई होप ये बात आप सुने ही होंगे कि टॉपर्स हमेशा बोलते हैं रिविजन इज द की, एंड सम टॉपर्स ऑल्सो से दैट रिवाइज अ सिंगल बुक 100 times than reading 10 books each for one time. I also believe that revision is the key to success in any examination. However, today's topic is about UGC NET, and that is Unit 9. So this is geographical techniques, right? यहाँ पर हम specifically today we will discuss about the second portion, that is statistical geography. If you divide this unit, you will get 3 subdivisions. Number 1 is GIS and remote sensing. Second one is statistical geography. Okay, that is methods and statistics, etc. The statistical methods used in geography, this kind of. And third one is this morphometric analysis, that is of statistical techniques used in geomorphology. So we can broadly divide into 3 this unit. Okay, this geographical techniques. So today we'll talk about the statistical geography. ठीक है, तो यहाँ पर पर आप देख सकते हो कि मेरे पास लगभग 4 बुक्स है स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी। तो मैं समझता कि ये बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ और ये सच भी है कि एक बुक में, ठीक है, किसी एक बुक में आपकी के जो सारे टॉपिक्स जो है आपकी हो सके वो उतनी अच्छी से एक्सप्लेन नहीं हो। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि एक बुक में हर टॉपिक उतनी अच्छी से, मतलब सारे टॉपिक्स ऐसे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जाता जो कि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसी बहुत ही कम बुक्स में होती है। मेरा केस में यही लगता है कि मेरे को ये सेम टॉपिक पे जैसा एक्सप्लेनेशन पहला बुक में था उससे बहुत आसानी और अच्छी एक्सप्लेनेशन दूसरी बुक में अवेलेबल है, तो मैं फर्स्ट बुक को क्यों पढूं, है ना। तो मैं इस तरीके से सोचता हूँ और इसलिए मैं हमेशा लाइब्रेरी में जाता हूँ। मैं लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो खरीदने की क्या ज़रूरत है ना। तो मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ और उस कैटेगरी में मेरे को जितनी बुक अच्छी लगती है, मतलब 2-3-4 मैं उठा के ले आती हूँ। तो अब देखेंगे जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में जितने सारे टॉपिक्स है वहाँ पर मैंने ये नोट किया है स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी के अंदर। तो पहला है एप्लीकेशंस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन सी टॉपिक कौन से बुक से मैंने पढ़ रहा हूँ अभी, और आपको भी पढ़ना चाहिए ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। ठीक है, तो ये जो पहला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड अदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको ये बुक बहुत ही मदद करेगी। वो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स वॉल्यूम 1 बाय NG दास। आई होप ये बुक सभी ने सुना होगा और सबने पढ़ा भी होगा अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो तो। अगर नहीं किया है तो डेफिनेटली आई होप आपके जो टीचर्स होंगे, प्रोफेसर होंगे, वो आपको ये बुक ही फॉलो करने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये बुक से ही आपको स्टार्ट करनी है। ठीक है, बहुत ही बेसिक बुक है और बहुत ही अच्छी इजी वे में जो है सारे टॉपिक्स को ये कवर किया गया है। ठीक है, तो ये बुक आपको अच्छी से पढ़नी है, स्पेशली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये टॉपिक तो आपको यहाँ से देखना ही है। ठीक है, ये आप कंटेंट अगर मैंने दिखा दिया इसमें, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से आप देख सकते हो छोटी मोटी, बट UGC नेट में वो सब पूछ ही नहीं जाते ज़्यादातर। जैसे कि पहली साल बहुत सारे मीन, मीडियन, मोड, ये सब क्वेश्चन पूछा गए थे, क्वार्टाइल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिकली यही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो यूनिट होती है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये रिग्रेशन एनालिसिस, कुछ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इस टाइप के टॉपिक्स। तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कौन सी टॉपिक कहाँ से पढ़नी है। तो पहला चीज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ पर आप देख सकते हो सारे टॉपिक्स, मतलब सब यूनिट्स जो होती है वो बहुत ही अच्छे से कवर किया गया। तो ये टॉपिक आपको यहीं से पढ़नी है। ठीक है, अगर ये आपने पढ़ लिया तो आई थिंक आपको किसी और बुक से ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात हुआ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्वार्टाइल्स वगैरह जो भी है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बट मैंने अभी मेंशन किया क्वार्टाइल से पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करते वक्त अटक गया, भाई निकल ही नहीं रहा, आंसर कैसे आएंगे पता नहीं। मैंने
जब ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा था, कुछ और ही बुक से पढ़ा था, मेरे को समझ में नहीं आया, और वो नोट मैंने उठाया तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कुछ। तो मैंने किया, मैंने इस बुक जो है, आई होप ये बुक सभी के पास होती है, ये जनरल बुक है, ठीक है, सभी लोग खरीदते हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ज्योग्राफिकल टेक्निक्स का अंदर मतलब प्रैक्टिकल की जितनी होती है प्रैक्टिकल्स वो कवर किया गया है। पर आप कंटेंट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स भी दिया हुआ है। तो मैंने इसे खोला और ये बुक मेरे को क्वार्टाइल समझने के लिए बहुत ही मदद किया, ठीक है। तो मैंने क्वार्टाइल्स को यहीं से कवर किया। तो आपको भी मैं यही बोलता हूँ कि जब सेंट्रल टेंडेंसी आपने पढ़ लिया, मीन मीडियन मोड, ये सारे चीज़ें एनजी दास से पढ़ लिया, उसके बाद आता है क्वार्टाइल्स, ठीक है। तो क्वार्टाइल्स आपको यहीं से पढ़नी है। अगर इस बुक से आप पढ़ लिया तो मान लीजिए आपको क्वार्टाइल्स में कोई रोक नहीं पाएगा, किसी और दूसरे बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2 बुक के बारे में हमने डिस्कस किया, हो सकते बाद में भी ज़रूरत पड़े। देखते टॉपिक और क्या है। उसके बाद आते हैं डिस्पर्सन एंड इनइक्वालिटीज। तो बेसिकली ये इनइक्वालिटीज़ के बारे में तो मैंने अभी तक मतलब इस टॉपिक के अंदर कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ मेजर वगैरह नहीं पढ़ा है। आई थिंक ये वो लॉरेंज कार्व, गिनी कोएफिशिएंट, ये सब की बातें यहाँ पर होंगी इनइक्वालिटीज़ के अंदर। तो मैंने वो टॉपिक अभी नहीं पढ़ा, बट मैंने यहाँ पर देखा कि ये जो बुक है यहाँ पर वो सारी चीज़ें मतलब गिनी कोएफिशिएंट वगैरह ये पर बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। पर आई थिंक ये जो है लोकेशन कोएफिशिएंट, या आई थिंक आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में करा ही होगा, हमने किया था, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन ये नहीं किया था, लोकेशन क्वेश्चन किया था, लॉरेंज कार्व किया था, ठीक है। ये गिनी कोएफिशिएंट, ये जो है ये टॉपिक, ये तीनों टॉपिक आई थिंक ये इनइक्वालिटी की बात, मतलब जो टॉपिक दिया हुआ है इनइक्वालिटी के बारे में, ये 3 जो मेथड्स है या टेक्निक्स है उसके बारे में ही बात कर रहा होगा। तो आप वो पढ़ सकते हो और इस बुक अच्छे से देख सकते हो आप, ठीक है। तो डिस्पर्सन एंड इनइक्वालिटी, और डिस्पर्सन मतलब ये जो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये सारे टेक्निक्स की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये जो मैंने पढ़ा है अभी पढ़ा है, मतलब ये बीएड का टॉपिक में भी यही चीज़ें हैं, तो मेरे को पढ़ना पड़ा, मैं अभी बीएड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बीएड में ये सारी चीज़ें हैं, देख सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स, जैसे कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, ये हमारा भी है मेजरमेंट ऑफ स्केल। तो मतलब ज्योग्राफी में भी पढ़ना पड़ा है आपको। देन शायद यूजीसी नेट में मेंशन नहीं है, बट ये था। ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड ओजाई, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपने पढ़ेंगे। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, ये भी बीएड में है। और वेरिएबिलिटी, रेंज, मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये बेसिकली डिस्पर्सन है और वेरिएबिलिटी है। उसके बाद आता है ड्राइव्ड स्कोर, जेड स्कोर, स्टैंडर्ड स्कोर एंड टी स्कोर। तो ये जेड स्कोर था आई थिंक एचडीआई कैलकुलेशन के टाइम, ये जेड स्कोर हमने पढ़ा था, ठीक है। और स्टैंडर्ड स्कोर, टी स्कोर, ये अभी पता चला बीएड के टाइम में। तो अगर आप बीएड नहीं कर रहे तो इसका कोई ज़रूरत नहीं। तो मैंने बस बता दिया कि बीएड में भी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब बारी आती कि मैंने ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह, ये जो स्केल, ये मैंने बायजूस के एक आर्टिकल से पढ़ा था, कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये हिस्टोग्राम वगैरह ये तो मैंने एनजी दास से ही पढ़ा है, ठीक है। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये आप क्या कर सकते हो कि पहले चीज़ तो एनजी दास से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने भी एनजी दास से ही पढ़ा है, और इसके लिए भी मेरे को कभी मतलब वो समझ में बोला ना कि एक बुक पढ़ के कभी कभी होता है कि एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो समझ में नहीं आता। तो इसके लिए मैंने ये जो पोर्शन है इसका अरिथमेटिक में बहुत ही अच्छी है, जामिर अलवी, ठीक है। बुक का प्राइस बहुत हाई है, एंड आई डोंट थिंक कि ये सही से प्राइस किया गया है, मतलब ये बुक ओवर प्राइस्ड है, 795, इतना भी नहीं होनी चाहिए भाई इतनी सी बुक के लिए, ठीक है। एटलीस्ट 250 इज मोर देन एनफ, ओके। सो बाय द वे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मेजरमेंट ऑफ स्केल्स है, बट इससे मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया पढ़ने से बाद। तो उसके बाद मैंने ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये पोर्शन मेरे को थोड़ी बहुत हेल्प करी समझने के लिए। तो ये बुक को भी मैंने पढ़ा और एनजी दास को भी पढ़ा, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। बट आई डोंट थिंक कि ये आपको चाहिए, क्योंकि आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे एनजी दास तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है, अच्छी चीज़ है। तो ये मैंने यहीं से पढ़ा है, और मोड भी उसी से पढ़ा है। मैंने जस्ट क्या किया कि कभी कभी यहाँ पर थोड़ी बहुत क्या होती है कि सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन दिया रहता है, मतलब ये जो होती है ना, ये जो फार्मूलाज वगैरह, तो कभी टाइम वहाँ पर जटिल तरीके से दिया हुआ होता है। और ये जो जनरलाइज्ड बुक्स है, जैसे कि ये वाली तारपरे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जनरलाइज्ड बुक्स है, ताकि लोगों को समझ में आए ऐसे करके, ठीक है। मतलब ये एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखा नहीं गया, उन्होंने पढ़ा, समझा, उसके बाद फिर से लिखा, तो काफ़ी सिंप्लीफाइड होती है और जनरलाइज्ड होती है। तो मेरे को देखने से फ़ायदा हुआ डेफिनेटली।
और ये क्वार्टाइल्स जो है ये मैंने इस बुक से पढ़ा, आपको बताया पहले भी, ठीक है। एक बार दिखा देती हूँ मैं, रुको, ठीक है। ये क्वार्टाइल्स जो है ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दिया गया, ठीक है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, और एनजी दास में ये क्वार्टाइल्स नहीं है, तो ये आपको बता, ये भाई क्वार्टाइल डिविएशन, तो आई थिंक ये 200 पेज में होंगे, देख लेते हैं। 200 ये आप देख सकते हो, क्वार्टाइल ऑब्जर्वेशन सर असेंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये फार्मूला मैंने यूज़ किया, और उसके बाद यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ था, ये वाली एग्जाम्पल, इसको मैंने इसके साथ साथ सॉल्व किया, जैसे करके ऐसे, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉलो किया, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही फॉलो किया, इसी से मैंने प्रैक्टिस किया, तो मेरे को उसके बाद मेरे को समझ में आ गया क्वार्टाइल्स क्या होते नहीं होते, कैसे कैलकुलेट करते ये। तो ये बुक मेरे को मदद किया, ठीक है। तो मैंने बेसिकली इस क्वार्टाइल के लिए इस बुक ने बहुत हेल्प करी मेरे को। ओके, तो ये क्वार्टाइल्स हो गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी बीएड का भी है, तो ये मैंने बीएड के लिए स्पेशली नोट प्रिपेयर करी है, यूजीसी नेट के लिए नहीं है, क्योंकि यूजीसी नेट में वो सारे थ्योरेटिकल चीज़ें पूछे नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ 2-4 क्या है, मैथमेटिकल टेबल दिया रहेंगे और आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो फार्मूला याद रखना और स्टेप्स जो है वो याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, ये सारे आपकी वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारे आपका आते हैं डिस्पर्शन में आपके अंदर आती है, और ये टी स्कोर, जेड स्कोर वगैरह जो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बीएड में है, कोई बात नहीं, तो आप देख सकते हो। ओके, तो हमने 3 चीज़ को 4 चीज़, मतलब 4 बुक मेरे पास था, तो सभी के बाद हमने कर दिया है। कि सैम्पलिंग और सैम्पलिंग प्रोसीड्यूर, हाँ इसके बारे में तो बताना ही भूल गया भाई, तो क्या करें, फिर से बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो सैम्पलिंग के लिए मैंने क्या किया, ये देख सकते हो, मैंने एक नोट प्रिपेयर किया। तो ये स्टेप्स इन सैम्पलिंग 5 स्टेप्स है, ये आपको आ सकती है, ठीक है, यूजीसी नेट में भी आ सकती है। मैंने बेसिकली फोकस्ड है यूजीसी नेट, तो बीएड में थोड़ा बोल दिया मिडिल में, कुछ माइंड मत करना, ठीक है। मेरा ये वीडियो जो है फोकस्ड ऑन यूजीसी नेट। तो ये सैम्पल्स है, ठीक है, मतलब सैम्पलिंग प्रोसीड्यूर्स कितनी, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, इसका 4 डिवीजन होती है, 4 टाइप्स होती है, ये भी 4 टाइप्स होती है। और भी मैंने कुछ पढ़ा था, जैसे कि स्नोबॉल सैम्पलिंग वगैरह, तो उसका मेंशन दिया नहीं, ये नहीं था। तो पहला चीज़ आपको एनजी दास, ये जामिर अलवी और ये आरएल सिंह, तीनों बुक में किसी में भी सैम्पलिंग के बारे में आपको डिटेल में नहीं मिलेगा। ये आपको जो है आरएल सिंह की प्रैक्टिकल जियोग्राफी बुक में आपको थोड़ी बहुत मिलेगा, सिर्फ इतना ही मिलेगा कि जितना यहाँ पर मैंने फर्स्ट पेज में लिखा है, ये आपको मिलेगा सब्जेक्टिव पर्पसिव सैम्पलिंग, देन ऑब्जेक्टिव रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। ये चीज़, ये 3-4 चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगी। और मैंने जो 8 टाइप्स आइडेंटिफाई किया है यहाँ पर आपको दिखाया पहले, तो वो बेसिकली मैंने इस बुक से पढ़ा है, तो ठीक है। आई डोंट थिंक कि ये इसके लिए आपको पूरा बुक पर ज़रूरत है। और ये सैम्पलिंग के बारे में आई थिंक बहुत सारे आर्टिकल्स भी आपको मिल जा सकती है, लेकिन आपको अगर ये जो मेरे शॉर्ट नोट बनाए हैं इसकी ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली आपको आप बताएं, मैं आपको भेज दूँगा। और इन फ्यूचर आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन ऑल दिस टॉपिक्स, ओके। सो प्लीज़ consider subscribing. Definitely I will make videos on each of the topics, okay. As I am reading, I am understanding, and once I complete all those topics, I understand clearly, I am able to, I get time to prepare PPTs and all, or whatever in the form of PDFs, but just by taking a PDF of this photo and PDF, make a PDF and then record the screen. Definitely I will share my notes in that format also, okay. So this is the samplings, and नेक्स्ट टॉपिक्स आपका जो था, नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में आप बात करेंगे तो आ जाती है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग, काई स्क्वायर, नॉट ची स्क्वायर और ची स्क्वायर, दिस इज काई स्क्वायर, CHI, काई स्क्वायर टेस्ट, ओके। देन आता है टी टेस्ट, एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो बेसिक थिंग्स की ये तो मेरे को पहली बार पढ़ के समझ में नहीं आया था, आज नहीं, जब मैंने पहला पढ़ा था ग्रेजुएशन के टाइम, तो मैंने ये जो है ये आपको इसी बुक में, मतलब अच्छी तो नहीं है, यहाँ पर है इस बुक में दिया हुआ है, किसके बारे में, काई स्क्वायर के बारे में दिया हुआ है, बाकी टी टेस्ट एनोवा कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा काई स्क्वायर के बारे में, ठीक है। और इसमें काई स्क्वायर मिलेगा, टी टेस्ट मिलेगा, बट बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता दिया है, बट मेरे को तो समझ में नहीं आया। और एनजी दास में इसका कोई मेंशन नहीं है, वॉल्यूम 1 में, आई थिंक वॉल्यूम 2 में हो सकता है, वो बुक आज तक मेरे को मिला नहीं, ठीक है, मतलब उसकी दर्शन मेरे को अभी तक हुआ नहीं है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, लाइब्रेरी में मिला नहीं, और ठीक है। तो यही बात है। तो इसके लिए, इस टॉपिक के लिए मैंने ये 3 टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ये भी बहुत ही बड़ी है, मतलब समझ रहे हो, ठीक है, मतलब ध्यान से आराम से पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए मैंने डेविड एब्डॉन नाम की एक ऑथर था,
मेरा टीचर जो था, प्रोफेसर जो था कॉलेज में, तो उन्होंने उस बुक के बारे में बताया था और मैंने लाइब्रेरी में गया तो मिला नहीं। मैंने क्या देखा कि किसी और ने उस बुक को उठा लिया। कोई बात नहीं, मेरा क्लास का ही एक फ्रेंड था, तो बाद में उससे मैंने उस बुक को लिया और मैंने ये सारे नोट्स वगैरह जो है प्रिपेयर किया, ठीक है। तो उस बुक ने काफ़ी हेल्प किया था उस टाइम, लेकिन मैं अब ये नहीं सोचता हूँ कि ये यूजीसी नेट में इतना ये टॉपिक्स जो है उतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है प्रोसेस है, बहुत ही लेंदी होती है। आपको बहुत सारे टेबल्स देने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको बहुत सारे टेबल्स वहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस पहले देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसमें से आंसर निकलेगा या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैंने सॉल्व किया है 2021 तक की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है फ्रेंड जियो ऐप से। तो मेरे को इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन तो मिला नहीं, ठीक है। मैंने रिसेंटली किया है, बट आई एम नॉट गिविंग दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस ऑन दिस टॉपिक्स दिस टाइम। लेट्स सी इन द कमिंग exams so what if UGC asks anything. Okay, so leave it for this because this is a complicated topic. Okay, when I was in graduation definitely I understood because for the exam point of view, but now I skip this topic. Just go through this previous note go through and I think कि ये बहुत ही complicated लग रहा है, तो अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो छोड़ दिया मैंने। और ये टाइम सीरीज एनालिसिस, तो टाइम सीरीज एनालिसिस आपने क्या है, टाइम सीरीज एनालिसिस तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो हमने टेम्परेचर का, ठीक है, 10 ईयर का टेम्परेचर, 10 ईयर का रेनफॉल, ये सारे प्रिपेयर करता है, तो वही टाइम सीरीज एनालिसिस है। यहाँ से भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। देन आपका था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूजीसी ने, रिसेंटली भी पूछा था 2019 में, 2020 में, आई थिंक 21 में भी पूछा था, शायद देखना पड़ेगा। बट यहाँ से क्वेश्चन आया है, आ सकता है, ठीक है, और आई होप आएगा भी। तो इसके लिए भी ये जो कोरिलेशन मेनली है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन, तो इसके लिए भी मैंने डेविड एब्डन का ही फॉलो किया था और इसके पर उसी बुक से मेरे पास ये नोट्स भी है, मैंने पढ़ा था। तो ये बहुत ईजी है और आई होप आपको ये शायद कहाँ एनजी दास में शायद नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपको थोड़ा मैनेज कर लेना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मिले कहीं से तो मैंने ये देखा नहीं, एक बार देख लेती हूँ यहाँ पर है कि नहीं। आई थिंक होंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो होना चाहिए। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पर है, ठीक है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आई थिंक मैंने यहाँ से पढ़ा नहीं, ठीक है, मैंने डेविड एब्डन से पढ़ा है, यहाँ पर मैंने देखा भी नहीं। हाँ, ये रैंक कोरिलेशन है, ठीक है, और ये आई होप प्रोडक्ट कोरिलेशन भी आपको मिल जाएगा। ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है यही शायद प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है, 276। तो एक बार देख लेती हूँ मैं, ठीक है, तो कि ताकि आपको भी मिल जाए, ठीक है, या एश्योरेंस मिल जाए कि हाँ ये यही है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये जो है लिखा भी है, देखो ये जो है लिखा भी है और ये फार्मूला भी मेरे को याद आया कि हाँ यही था, ये जो है पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट फार्मूला। तो आप एनजी दास से ये दो चीज़ें पढ़ सकते हो। और देखिए आपको ज़्यादा चीज़ें याद रखना नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखनी है और जो टेबल जो आपने क्या था ना कि कौन सी स्टेप बाय स्टेप करनी है, वरना फार्मूला लेकर क्या करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि यूजीसी नेट अगर पूछेगा तो वही पूछेगा कि एक टेबल वगैरह देगा और ये बोलेगा कि कोरिलेशन वैल्यू कितना निकल कर आएगा, ऐसे करके पूछ सकता है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये आपको पढ़नी है, एनजी दास से भी कर सकते हो, मैंने डेविड एब्डन से किया था, तो आप जो आपके पास है उससे कर लीजिए। अगर दूसरी आपका कोई बुक है तो वहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरे पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, और अगर आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, तो मैं जो बेसिक गाइडेंस है वो आपको इस वीडियो से आई होप मिल रहा होगा। अब आती है मेजर्स ऑफ इंडाइसेस। तो देखिए ये मेजरमेंट ऑफ इंडाइसेस ये मेरे को किसी बुक में मिला नहीं, इन 3-4 बुक्स में से किसी में भी ऐसे करके कुछ टॉपिक नहीं थे, ठीक है, चैप्टर्स नहीं थे। तो बट मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मेकिंग इंडिकेटर स्केल फ्री, ये भी टॉपिक जो है कंप्यूटेशन ऑफ कंपोजिट इंडेक्स। तो मेजरमेंट ऑफ इंडाइसेस मेरे को याद आ रहा है कि ये शायद ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी का जो होती है ना, वहाँ पर बहुत इंडिसेस होती है कि अल्फा इंडेक्स, गामा इंडेक्स, बीटा इंडेक्स। तो आई थिंक वो हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, ओके, आई नीड टू सी दिस। But if that is definitely from that portion questions was asked by UGC net definitely, okay। So
एंड मेकिंग इंडिकेटर स्केल फ्री, ये हमने HDI कैलकुलेशन करते वक्त पढ़ा था, ठीक है। और जो है मेकिंग इंडिकेटर स्केल फ्री ये तो बोला, और कंप्यूटेशन ऑफ कंपोजिट इंडेक्स, तो ये भी हमने शायद HDI जब कैलकुलेट किया था, ठीक है, टॉपिक था एक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तब शायद ये इस दोनों टॉपिक के बारे में हमको पता चला था, बट अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। ओके, तो ये देखना पड़ेगा मेरे को। और डेफिनेटली अगर मेरे को कुछ मटेरियल मिला या कुछ और भी क्लैरिटी मिला इस सारे टॉपिक्स पे, तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये ऑलरेडी 25 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो मैं ज़्यादा बात इस पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके पास मेरे पास ये सारे टॉपिक्स का मटेरियल भी नहीं है, ठीक है। और ये कंप्यूटेशन ऑफ कंपोजिट इंडेक्स ये तो बताया, और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, इस दोनों चीज़ के बारे में भी मेरे को पता नहीं है। आई थिंक ये क्लस्टर एनालिसिस जो है ये हो सकते हो, जो सेटलमेंट पैटर्न हमने पढ़ा था, तो उसमें एक वैल्यू आता है कि ये हो क्लस्टर, ये हो गया रैंडम, ये हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो शायद उसकी बात कर रहा होंगे, बट मैं डेफिनेटली जो टॉपिक मैंने बता नहीं पाया आज आपको, उस टॉपिक के बारे में मैं और भी जानकारी लूँगा और अलग एक वीडियो बनाऊँगा। बट आई एम डैम श्योर दैट फ्रॉम दिज टॉपिक्स, if those are not the related topics that just I mentioned, okay, if these are not topics, those topics are not related to these names, then definitely UGC has not asked any questions from these topics, so you don't need to worry. And I hope if those are related to this, you already know that already, right? You know the transportation में जो होती है वो different types of indices, अल्फा बीटा गामा, वो सारे आपको पता ही होंगे, ठीक है। आपको ये अगर ये क्लस्टर एनालिसिस है, मतलब सेटलमेंट में जो होती है वैल्यू, ठीक है, उसका एक वैल्यू होती है, तो रैंडम, देन आपका क्लस्टर, देन डिस्पर्स, ये सारे वैल्यू रहती है, तो वो शायद आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और ये मेजरमेंट ऑफ इंडाइसेस तो बता दिया, स्केल फ्री ये आज तक नहीं पूछा गया, और ये कंपोजिट इंडेक्स भी नहीं पूछा गया, कंपोनेंट एनालिसिस भी नहीं पूछा गया UGC नेट की तरफ से, ठीक है। मेरे को तो यही लग रहा है, अगर मैंने कुछ गलत बता दिया, ठीक है, मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग में या मेरा जो एनालिसिस है क्वेश्चन पेपर, मैंने बताया कि ये UGC नहीं पूछा सकती है, तो ऐसे में आपको मेरा एनालिसिस में अगर कुछ गलती आपको मिले तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, ताकि मेरे को भी पता चले और कोई मिसगाइड ना हो, क्योंकि मैंने जो भी बताया मेरे जितना जानकारी है उतनी बताया, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू इफ़ यू हैव वॉच द एंटायर वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिकल पोर्शंस है ज्योग्राफी के, इसमें कोई डेडिकेटेड वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा, बट एक वीडियो आपका है जो ज्योग्राफी हुई तो अंकित नाम से आपको एक चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो बट that video is talking just about very basic things, and I don't think that video will help you too much. You need to go deeper, because UGC is asking tougher questions after 2016, because pattern has already changed, okay. They are going deeper, and from there they are asking questions. So questions is becoming a little not, but more tougher, okay. So you need to study deep, बट यू कैन चेक आउट डेफिनेटली। बट मैंने ये कर रहा था कि अगर कुछ प्लेलिस्ट वगैरह हो तो मेरे को भी हेल्प हो जाए, बट ऐसा कुछ प्लेलिस्ट नहीं मिला। जैसे कि आपको क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ये सारे UPSC वाले जो होती है, तो UPSC पॉइंट्स ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो बहुत सारे टीचर्स है जो वीडियोस बना के रखा है, प्लेलिस्ट बना के रखा है पूरा। लेकिन ये स्टैटिस्टिकल जियोग्राफी, मतलब ये जियोग्राफिकल टेक्निक्स, इस यूनिट पर ऐसा वीडियो नहीं है। और ये अंकित जियोग्राफी जो है ये आपको बता करेगा, मतलब क्या दावा करेगा कि हाँ इससे आपका सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने उस वीडियो को लगभग पूरा देखा है, बहुत बेसिक चीज़ें जो है वो बताया गया है, और वो GIS वगैरह सारी चीज़ें कवर किया है। तो वीडियो थोड़ी लंबी है, बट डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगा उस वीडियो से, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू गाइज।